आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एमपी पुलिस के लिए टॉप जो है 50 प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप भी इस जो है एमपी पुलिस के फॉर्म को भरे हुए हैं, तो आज हम लोग टॉप 50 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार जो है एमपी पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि ये 50 प्रश्न में आप लोगों के सीधे एग्जाम हॉल में से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फटाफट से सभी लोग जो है क्लास से नए जुड़े हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जिन्होंने भी फॉर्म को नहीं भरा है तो बिल्कुल फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि इसके समय बहुत कम दिया गया है। आप लोगों के मात्र जो है 15 दिन ही फॉर्म को भरने का डेट रखा गया है। तो 29 जो है सितंबर के बीच में आप लोग फॉर्म को बिल्कुल भर लीजिए। और एग्ज़ाम भी आप लोगों का मात्र 1 महीना का समय दिया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ जाइए, रीजनिंग सीखो चैनल से। और बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये डेली क्लासेज आप लोगों को प्रोवाइड होगा बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे। ठीक है, तो चलिएगा पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को मालूम है पहले प्रश्न का उत्तर, तो यहाँ पे ABCD करके बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था, ये बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर। तो जिन्होंने भी यहाँ पे जो है पहले प्रश्न का उत्तर बताया है 1956 ईस्वी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले प्रश्न के जिन्होंने भी राइट उत्तर बताया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल उनका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोगों से पूछा गया है दूसरा नंबर प्रश्न की मध्य प्रदेश कितने जो है संभागों में विभाजित है। देखिएगा कि मध्य प्रदेश कितने जो है संभागों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। 12, 13, 14 या 10, चारों ऑप्शनों में से अगर आपको बिल्कुल मालूम है तो बताने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। देखिए, आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बिल्कुल 100 में से 100 प्रश्नों को करके आना है, क्योंकि निगेटिव जो है होने वाला नहीं है। तो तुक्का भी इसमें आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है भारत के चौथे नंबर पे राज्य में जो है आता है। ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा का उत्तर क्या होने वाला है आप लोगों के अकॉर्डिंग, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ये जो है छठवें नंबर पे है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या की दृष्टि में जो है मध्य प्रदेश चौथे स्थान पे आता है, छठे नंबर पे। पहले स्थान पे जो है कौन आता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मध्य प्रदेश का जो है राजकीय वृक्ष क्या है। मध्य प्रदेश का जो है राजकीय वृक्ष अगर आपसे पूछता है, क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर आप लोग बताओगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा, मध्य प्रदेश का जो है राजकीय वृक्ष, तो जिन्होंने भी बताया है बरगद का वृक्ष, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बरगद का वृक्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश का जो है राजकीय पशु कौन सा है। मध्य प्रदेश का जो है राजकीय पशु कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपके पांचवे के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि पांचवे का जो है राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है। फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश का जो है राजकीय पशु कौन सा है। सभी लोगों के जवाब यहाँ पे फटाफट से आने चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि पांचवें नंबर प्रश्न का आपका राइट उत्तर हो जाएगा बांद्रेडी बारहसिंघा, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मध्य प्रदेश का जो है मध्य प्रदेश का
राजकीय दिवस, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर बताएंगे। पूरे के पूरे टॉप जो है 50 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आप पूरे के पूरे प्रश्नों को देख कर जाना है, ठीक है। तो 1 नवंबर बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। और आपको ये पीडीएफ भी बिल्कुल हम लोग फ्री में देते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ बिल्कुल ले लीजिएगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, बिल्कुल आपको जो है पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल फ्री में मिलता है ये पीडीएफ। कमेंट बॉक्स में आप लोग बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं सभी लोगों के जो है लिए पीडीएफ, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने एग्जाम का जो है तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो 29 सीट हैं लोकसभा में। अगर आपने सी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा के जो है सदस्यों की संख्या कितनी है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर आपके 8वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर 8वां का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बात किया जाए 8वें का तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की जो है संख्या 11 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर सभी लोग। मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है बताएंगे सभी लोग यहाँ पे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि 230 सीटें हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 10वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि बताने की आवश्यकता है, ये बहुत फेमस प्रश्न है जो है एमपी पुलिस के लिए, तो ये सभी लोगों को मालूम होना चाहिए और ये तो भोपाल आप लोगों में से हर एक व्यक्ति को मालूम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा कि मध्य प्रदेश में जिला जो है पंचायत की संख्या कितनी है। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की अगर बात किया जाए तो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे 50 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या जो है कितनी है। मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12वें का जो है राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है 313 बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला जो है समाचार पत्र इनमें से कौन सा था। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला जो है समाचार पत्र कौन सा था बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला जो है समाचार पत्र कौन सा था। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर यहाँ पे बताएंगे साप्ताहिक ग्वालियर अखबार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर आपके 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है श्री प्रकाश चंद्र सेठी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मध्य प्रदेश योजना मंडल का जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है। मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। क्वेश्चन नंबर आपके 15वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि मुख्यमंत्री होता है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश की सीमा का जो है अधिकांश भाग किस राज्य से मिलता है। मध्य प्रदेश का जो है सीमा है उसका अधिकांश भाग जो है किस जिला से मिलता है। ये प्रश्न आप लोगों से अगर पूछ देता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
तो जिन्होंने बताया है उत्तर प्रदेश की सीमा से सबसे अधिक मिलता है, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएंगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का जो है कितना परसेंट है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, ये प्रश्न अगर आपसे पूछ देता है एग्जामिनर, तो बताने की कोशिश करेंगे। सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल आपके फटाफट से जवाब आने चाहिए। 17वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 9.37%। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, बताइए निम्न में से किस राज्य सीमा जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश से यहाँ पे नहीं छूती है, मतलब मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल फटाफट से बताना है। तो देखिए, आपका उत्तर प्रदेश से तो मिलता ही मिलता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। गुजरात से भी मिलता है और राजस्थान से भी मिलता है, पर क्या पश्चिम बंगाल से मिलता है, ये तो भाई साहब बिल्कुल नहीं मिलता है। तो यही हम लोगों से पूछा गया था, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। 19वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि 1905, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनवाई थी। मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर आपके 20वें के राइट उत्तर बताना है हेनरी हवार्ड ने। हेनरी हवार्ड, ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो है देश में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो है देश में कौन से स्थान है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे दूसरा स्थान, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है। विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22वां बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे भोपाल में है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है निर्भरता किस ऊर्जा संसाधन पर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस जो है ऊर्जा संसाधन पे है। बात किया जाए अगर 23वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है ताप विद्युत ऊर्जा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पे है। क्वेश्चन नंबर 23वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ताप ऊर्जा पर निर्भरता है, ऑप्शन नंबर बी, तो 100% आप लोगों के सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि राजघाट बृहत विद्युत परियोजना किस नदी पर जो है बनाई जा रही है। राजघाट बृहत विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है। तो 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी, बेतवा नदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पादन नहीं की जाती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पादन नहीं की जा सकती है। अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है तो आपको बताना है नेपाल नगर। नेपाल नगर आप अगर आपने बताया है तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में सबसे अधिक जो है विश्वविद्यालय किस जो है प्रदेश में है। क्लासेज आप लोग बिल्कुल अगर डेली करना चाहते हैं, पूरे के पूरे सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, वो भी फ्री में। तो आप हम लोग के जो रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल इससे जुड़ जाइए, क्योंकि जो चारों सब्जेक्ट है आप लोगों का उसको बिल्कुल फ्री में हम लोग कवर कराने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश आप लोगों का इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। डेली ही क्लासेज आप लोग के मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, ये चारों के चारों सब्जेक्ट को कवर कर देंगे। केवल और केवल आप लोग यहाँ पे हमसे जुड़ जाइए। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। अगर 27वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ये जो है मुंडिया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के बीच
से गुजरने वाली कर्क रेखा किस जो है नदी के समानांतर होकर गुजरती है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जिनने बताया है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, मध्य प्रदेश का जो है सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर राज्य जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछ देता है तो आप लोग को बताना है भाई साहब ये तो इंदौर ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? क्वेश्चन नंबर आपके 30वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 30वां नंबर प्रश्न आपका क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि भोपाल से, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो है स्थान देश में प्रथम नहीं है? तो किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान एक नंबर पर नहीं है? तो कपास आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फालिस राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? फालिस राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में अगर है, ये प्रश्न आपसे पूछता है तो मंडला जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फालिस राष्ट्रीय उद्यान, ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनाती है, इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस जो है नदी से बनती है? अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा जो है आधारित बनाया गया है? अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा पियरिया गांव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले के जो है अफीम का जो है उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला कौन सा है जहां पर अफीम जो है उत्पादन होता है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपको बताना है कि मंदसौर। मंदसौर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद है और राज्य के पक्षी जो है राज्य के पक्षी दूध राज है। प्रदेश का राज्य के पशु कौन सा है? अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछता है, देखिए थोड़ा सा घुमा दिया है, बाकी प्रश्न में कुछ है नहीं, तो 12 सिंघा आप लोगों के बिल्कुल हम लोगों ने कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जो है जिब्राल्टर की संज्ञा प्रदान की गई है? तो अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है तो आपको बताना है ग्वालियर को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा जो है ढांचा अपनाया गया है? मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया? अगर 38वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है 3 स्तरीय, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, इसका जो है आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया है? 39वें नंबर प्रश्न का अगर बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है 1981, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई संज्ञा प्रदान की जाती है? अगर 40वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो इंदौर जो है आप लोगों के बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में बाजा घाट का जो है मलाज खंड क्षेत्र किस जो है खनिज का उत्पादन करता है? तो अगर ये प्रश्न आपसे पूछता है तो आपको बताना है मैग्नीज का उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावल बिया का तीर्थ 52 गजा स्थित है? 52 गजा स्थित है। तो ये प्रश्न आप लोगों को बताना है कि ये जो है आप लोगों के बड़वानी में जो है स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जो है जनजाति अपने को राजपूत मानती है? तो मध्य प्रदेश के जो है आपको बताना है कोरुकुर जो है मध्य प्रदेश के जो है राजपूत के रूप में मानती है। कह रहा है मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया? तो यहाँ पे अगर आप लोग बता रहे हो
शिवपुरी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी जो है फसल बोई जाती है। तो मध्य प्रदेश के यहाँ पे सबसे अधिक जो है, यहाँ पे सर्वाधिक अधिक जो है धान बोया जाता है। मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इटारसी मध्य प्रदेश के जो है आप लोग को बताना है कि होशंगाबाद में जो है पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मालवा पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जो है शामिल नहीं है। तो मालवा पठार में कौन सा शामिल नहीं है, तो आपको बताना है यहाँ पे, ये तो आप लोगों का शामिल नहीं है भड़ौच का पठार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो कन्नौज अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब जो है मिलाया गया था। तो अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछता है तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 1 नवंबर 1956 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। जैसे पहला प्रश्न है, तो यहाँ पे अगला पद जो है क्या होने वाला है ये आप लोगों से पूछ रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। जैसे मैंने देखा सबसे पहले यहाँ पे 9 देखा, यहाँ पे 36 देखा, यहाँ पे 81 देखा, यहाँ पे 144 देखा, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर ये लॉजिक हम पकड़ेंगे तो ये 9 क्या होता है कि 3 का वर्ग होता है, 36 क्या होता है 6 का वर्ग होता है, 81 क्या होता है तो 81 9 का वर्ग होता है, 144 किसका होता है 12 का वर्ग होता है। ठीक है, तो 3 6 9 जो है, तो अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, तो अगला पद हो जाएगा 3 पचे 15, 3 3 बढ़ाया हुआ है तो 15 का क्यूब कितना होता है 225, यानी कि आपका संख्या जो है 225 आने वाला है यहाँ पे 225। अब आपको 225 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये तो दोनों ही बिल्कुल गलत हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला अक्षर, यहाँ पे लिखा है जी, यहाँ पे लिखा है के, यहाँ पे लिखा है ओ, यहाँ पे लिखा है एस। जी का कोड लिख लीजिए 7 पे होता है, के का कोड 11 होता है, ओ का कोड 15 होता है और एस का कोड 19 होता है। अगर आप देखोगे 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, सब में 4 जोड़ा है, आप भी 4 जोड़ दो तो 15 और 4 जोड़ोगे कितना, एक 19 4 जोड़ोगे 23, 23 पे कौन सा अक्षर आता है डब्लू, यहाँ पे एक्स लिख दिया मतलब गलत। देखो आपका ऑप्शन नंबर सी में डब्लू 225 लिखा है, तो इसके आगे आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका दूसरा प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित जो है संख्या को चुनना है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, सभी लोगों के जवाब आने चाहिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखिए यहाँ पे लिखा है एस, एस का कोड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो होता है 19, पर 19 से रिलेटेड यहाँ पे कोई संख्या ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो तुरंत ही लॉजिक को यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा लॉजिक यहाँ पे ये होता है कि इसका अपोजिट हम लिखेंगे, क्या अपोजिट। ठीक है, अपोजिट लिखते हैं तो एस का अपोजिट क्या होता है, तो एस का अपोजिट एच होता है। एच कितने पे होता है 8 पे, इसका अपोजिट 8 यहाँ पे लिखा गया है, देखिएगा यहाँ पे। फिर देखो यू, यू होता है 21 पे, 21 पे होता है, इसका अपोजिट अगर करोगे तो ये होता है एफ। एफ का जो है वैल्यू कितना होता है 6, जो कि यहाँ पे लिखा गया, मतलब अपोजिट करके उल्टा लिखा है। जी, जी का होता है टी, टी होता है 20 पे, ए होता है तो ए का होता है जेड 26, आर का टी होता है जो कि 9 पे। मतलब आप बिल्कुल समझ गए हैं कि अपोजिट, अपोजिट समझते हैं, जैसे ए बी सी डी लिखते हैं ना, तो इसका अपोजिट होता है यहाँ पे जेड, फिर उसके बाद वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, इस तरीके से एक अपोजिट जेड, और जेड का वैल्यू होता है 26 पे, वही लिख दिया है। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से कर दो। टी का क्या होता है जी, जी कितने पे होता है 7 पे होता है, पर इसको लास्ट में लिखना है। देख रहे हैं ये आर का जो है अपोजिट कहाँ पे लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको भी उल्टा लिखना है। जो पहला है इसका अपोजिट क्या लिखना है लास्ट में, तो 7 सबसे लास्ट में होगा,
ए का अपोजिट पहले हो जाएगा 26, फिर ई का अपोजिट ई होता है 5 पे, तो इसका होता है भी मतलब 22। देख लो 26 22 7, 26 22 7, 26 22 7 आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देख लो 26 22 7 बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख के चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। क्या बताना है आप लोगों को कि उस जो है उस वेन आरेख का चयन करना है जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से जो है निरूपित करता है। अब बताने की कोशिश करेंगे, 10 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास। हड्डियां लिखा है, कंकाल लिखा है, रक्त लिखा है, इसमें जो है आपके वेन डायग्राम बिल्कुल फटाफट से बनने चाहिए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे सबसे पहले हड्डी लिखा है, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने हड्डी। हड्डी जो है कंकाल हड्डी के अंदर ही आता है, कंकाल के अंदर हड्डी होता है और रक्त इनसे बिल्कुल अलग होता है। रक्त जो है इनका संबंध हड्डी से कंकाल से बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसा वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत अभिसम अभिन्न, जो भी कह लीजिए, असंगत बोलिए या विषम बोलिए या भिन्न बोलिए, विकल्प का जो है चयन करना है। निम्नलिखित में से असंगत या विषम या भिन्न का जो है चयन करना है। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से। आपके गिद्ध लिखा है, पेंडुई लिखा है, ईमो लिखा है, शुतुरमुर्ग लिखा है, तो इसमें अलग कौन सा है। तीन एक जैसे हैं, 4 ऑप्शनों में से 3 तो एक जैसे हैं और एक जो है अलग है, तो अलग वाले की पहचान करना है। तो आप देखो गिद्ध जो है क्या होता है, तो गिद्ध जो है एक जगह से दूसरा जगह उड़ के जाता है, ठीक है, ये उड़ता है, पर ये तीनों जो है उड़ नहीं सकते हैं। तो अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो 100% आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। अब देखिएगा जो नीचे दिया गया पैटर्न है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए, 10 सेकंड का समय रहेगा हर एक प्रश्न के लिए, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपके सीधे ये एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। जो भी मेरे दोस्त अगर एमपी पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो ये क्लास आप देख रहे हो बिल्कुल 100% जब 30 अक्टूबर को आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे 70 लिखा है, यहाँ पे 55 लिखा है, यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या होने वाला है। तो लॉजिक हम लोग सीधा सीधी यहाँ पे चलेंगे। अगर 7 और 8 में गुणा करते हैं, 6 और 8 में गुणा करते हैं तो भी 70 नहीं होता है, मतलब गुणा से तो नहीं होने वाला है। दूसरा लॉजिक लगाएंगे, ये जो 8 लिखा है इसका वर्ग कर देते हैं, 8 अठाई 64 हो जाएगा, प्लस ये जो 6 लिखा है इसको 6 को जोड़ दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 6 और जो है यहाँ पे कितना 64, 6 और 64 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 70। कितना हो जाएगा 70, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बात क्लियर समझिएगा कि यहाँ पे जो है 70 लिखा हुआ है। अब चलेंगे यहाँ पे और लॉजिक यहाँ पे समझ लेते हैं दूसरा वाला लॉजिक। उसी तरीके से यहाँ पे 7 का वर्ग और प्लस का 6 जोड़ देंगे, 7 का 49 प्लस का 6 जोड़ देते हैं, तो 49 और 6 कितना हो जाएगा 55, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब जो है उसी तरीके से आप यहाँ पे भी आ जाओ, 6 का वर्ग करो और 4 जोड़ दो, 6 का वर्ग 36 और प्लस का 4, तो 36 4 कितना हो जाएगा 40। 40 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे हैं यहाँ पे कि एक निश्चित कुट भाषा में बांस को जो है ये और कैट को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में पुट को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया है। एक निश्चित कुट भाषा में जो है बांस को ये और कैट को जो है ये लिखा जाता है, तो पुट को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये प्रश्न में आप लोगों के 6ठे नंबर प्रश्न में बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6
बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 6 का, तो यहाँ पे समझने वाली बात है, आप देखिएगा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे बस को ले लो, ठीक है, बस को लिखा गया है BUS और इसके वैल्यू देखो, इसके लिखे क्या गए हैं, सबसे पहले ए लिखा है, बी से पहले क्या होता है ए, और फिर यहाँ पे हो जाएगा जो है बी के बाद कौन सा अक्षर होता है, तो बी के बाद होता है सी। उसी प्रकार यू के पहले क्या होता है टी, और यू के बाद क्या होता है भी। उसी प्रकार यस से पहले क्या होता है तो आर, और एस के बाद क्या होता है टी। मतलब पहले और बाद वाले संख्या को यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब जो है आप इसी के आधार पे आप PUT को लिख सकते हैं। पी के पहले क्या होता है ओ, और पी के बाद होता है क्यू। तो इस तरीके से मैंने जब देखा तो यहाँ पे क्यू से रिलेटेड जो है ऑप्शन नंबर सी ही केवल दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पासे में अक्षर पी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित पासे में अक्षर पी के विपरीत फलक पर कौन सा जो है अक्षर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7वां जो है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है एक तो इस टॉपिक से। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ऐसे प्रश्नों से इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा देख लेते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे मैंने देखा तो ये दो जो दोनों पासे हैं इसमें आपको कॉमन वैल्यू ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन वैल्यू। कॉमन ढूंढेंगे तो दोनों में कॉमन हमको सबसे पहले देखना है। तो यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, यहाँ पे S है, यहाँ पे S है, मतलब PS वैल्यू क्या हो गया? कॉमन। हमसे P का ही विपरीत पूछा गया है, तो जैसे U का जो अपोजिट है, अब ये R हो गया। U का अपोजिट कोई पूछेगा तो R हो जाएगा, मतलब U जो है और R कभी भी P का अपोजिट नहीं होगा। P के अपोजिट U और R कभी भी नहीं होगा। तो U देख लो यहाँ पे बता रहे तो कभी भी सॉरी U नहीं है, Q है ना। तो देखिए U जहाँ पे भी हो ये बिल्कुल गलत। R और कहीं पे भी है नहीं, तो R नहीं है, U R केवल नहीं होने वाला है, ठीक है। अब ये तीनों में से हो सकते हैं। जैसे P का अपोजिट पूछा गया है, तो क्या P का अपोजिट P हो सकता है? कहोगे बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिएगा क्या P का अपोजिट S हो सकता है? तो देखिए दोनों दिखाई दे रहा है, तो कभी भी जो अपोजिट होता है वो दिखाई नहीं दे सकता है, मतलब S भी कभी भी किसी भी हालत में अपोजिट नहीं हो सकता है। कौन सा अपोजिट होगा? तो Q और T। तो आप गलती ढूंढोगे, आंसर ऑटोमेटिक आपके सामने जो है भागता हुआ आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि CHIVALRY की जो है दर्पण छवि का चयन करें। जैसे दर्पण छवि का बात यहाँ पे ये कह रहा है प्रश्न कि जो है दर्पण आपके सामने यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दर्पण है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। इसके प्रतिबिंब जो है हम लोग को बताना है। तो जो ये y है यहाँ पे y आएगा सबसे पहले, ये C वाला बिल्कुल गलत। उसके बाद से R है तो यहाँ पे R आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो बिल्कुल R सही लिखा है। उसके बाद से L आएगा तो इस तरीके से L हो जाएगा। यहाँ पे देखो L लिखना चाहिए, A लिख दिया, बिल्कुल गलत। अब एल के बाद से देखो यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा, तो ए होना चाहिए। एल के बाद ए, एल के बाद देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं भाई साहब? भी लिख दिए हैं, बिल्कुल गलत। तो देखो गलती की गुंजाइश यहाँ पे जब करोगे तो बिल्कुल सही वाला भागता हुआ आएगा आपके पास, ठीक है। तो कभी भी ये लॉजिक लगाओगे 100% है कि आप एग्जाम हॉल में सही उत्तर करके आओगे। गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को बेहतर तरीके से करने के लिए डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब ये टॉपिक बहुत भी आई है, ठीक है, और ये नया पर जो है निकला हुआ है 2-4 साल से। ऑनलाइन एग्जाम में तो 100% ये टॉपिक अब पूछा जाने लगा है। तो ये बहुत बेहतरीन होता है आपको
आसान भाषा में ये प्रश्न कराऊंगा जो कि आप 100% किसी भी एंगल से गलती नहीं करने वाले हैं। तो उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों के भरने पर जो है श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भी खाली है और यहाँ पे खाली है, इसको हम लोग को भरना है। तो जैसे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए डबल जे डबल जे लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे जे लिखा हुआ है मतलब डबल जे होना चाहिए, ठीक है। तो जे होना चाहिए, ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर। उसके बाद से देखो यहाँ पे ट्रिपल के, यहाँ पे दो ठोके है मतलब ट्रिपल के, यहाँ पे भी होगा ट्रिपल के। उसके बाद से देखो जे के बाद क्या है, जे के बाद यहाँ पे देखो क्या है, एल है। जे के बाद यहाँ पे देखो क्या है, एल है। तो जे के बाद यहाँ पे क्या आएगा, एल आएगा। तो आपने क्या भरा, पहले के, फिर एल, फिर जे। आप ये देख लो कहाँ पे है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर ए। और बिल्कुल आप इसी से इसका उत्तर ढूंढ सकते हो, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। आसान तरीका है, बहुत इजी तरीका है। अगर आप केवल जो है अच्छे तरीके से डेली क्लास करते हैं तो 1 महीना में आपको बिल्कुल ऐसा बना देंगे जो कि रीजनिंग के जो है लमसम आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 में से 40 जो है आप करके आओगे एग्जाम हॉल में, इसकी 100% गारंटी है। लेकिन आप डेली क्लास करोगे तभी ये संभव हो सकता है। तो आप कोशिश करना कि डेली जो है क्लास जब हो रहा है तो आप बिल्कुल डेली क्लास किया कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप बेहतर कर सकते हैं। यदि गुणा को जो है माइनस और भागा को जो है प्लस कहा जाए तो विपरीत अर्थ दर्शाता है। तो इसके जो है सॉल्यूशन में क्या होने वाला है ये आप लोगों को बताना है। मतलब यहाँ पे ये प्रश्न का सीधा कहना है कि देखिए, जो गुणा है उसको माइनस कह सकते हैं और माइनस को गुणा कह सकते हैं, एक दूसरे के ये विपरीत है। विपरीत मतलब उल्टा। उसी प्रकार भागा की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे भागा आप रखकर इस प्रश्न को बनाओगे तो इसके राइट उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकेंड का समय रहेगा आप लोगों के पास और बिल्कुल आप इजी मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लीजिए 15 और माइनस की जगह पे देखिए माइनस और गुणा को चेंज करना है, मतलब माइनस की जगह पे गुणा और भागा के साथ क्या जोड़ना है, प्लस करना है। तो 900 और फिर प्लस है तो प्लस की जगह पे क्या रखेंगे, तो भागा रखेंगे। प्लस और भागा एक साथ है, यहाँ पे प्लस है तो भागा रख दीजिए। 900 गुणा है तो क्या रखिएगा, माइनस का जो है 100, ये गुणा है तो माइनस का 100 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, 2 में 15 से गुणा करो, 15 दूना का 30 प्लस 9 से 900 में गुणा करो, ये हो जाएगा 10 माइनस का 100। अब देखो 30 और 10 40 हो जाएगा, 40 में से 100 घटा देंगे तो 40 में से 100 घटेगा कितना होता है, माइनस का 60। और माइनस का 60 यदि आपने जोड़ा है, ऑप्शन नंबर अगर आपने डी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप रेडी रहना इन प्रश्नों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। भानु का गीता से क्या संबंध है, निम्नलिखित विकल्पों को जो है चुनिए। क्वेश्चन नंबर आपके 11वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11वें के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो रहा है, तो सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जैसे सभी लोग आप ध्यान दो कि गीता का परिचय कराते हुए, गीता का परिचय हो रहा है कि भानु कहती है, गीता के बारे में भानु कहती है कि वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। कौन, गीता। भानु कह रही है कि वह मेरे नानी के, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे गीता का परिचय कराते हुए भानु कहती है, भानु कहता है, भानु कह रहा है कि वह मेरी नानी का, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा भानु, भानु के यहाँ पे होगी माँ और माँ की माँ कौन होती है, नानी। नानी किसकी, भानु की नानी। कह रहा है कि गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है कि वह मेरी नानी की इकलौती पुत्र की पुत्री है, मतलब
पुत्र की पुत्री है, मतलब नानी की पुत्री कौन होगी, इसकी माँ, और माँ की पुत्री कौन हो जाएगा, कौन, गीता, यानी कि गीता इसकी बेटी है। ठीक है। अब कह रहे हैं भानु का गीता से क्या संबंध है, यह आप लोगों को बताना है। भानु का गीता से, अब यहाँ पे देखिएगा 1 मिनट, भानु का गीता से क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप देखो ये भानु है और ये कौन है, गीता है। तो गीता से पूछा है, यहाँ पे गीता से गीता से बताना है कि गीता का भानु क्या लगता है, तो गीता का भानु कौन हो जाएगा, तो भाई साहब भाई होगा। इसमें तो किसी तरीके के आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों की माँ एक ही है, तो दोनों भाई बहन हुए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि कथन सभी कारें खाद्य सामग्री है, सभी गीजर खाद्य सामग्री हैं। तो इसके जो है आपके जो है निष्कर्ष कौन कौन से सही होते हैं, ये आप लोग को बताना है। 10 सेकंड का समय रहेगा और आपको फटाफट से इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने हैं। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे मैंने देखा तो सभी कारें, तो यहाँ पे देख लो सभी कारें, यहाँ पे जितने भी कार हैं वो सभी के सभी खाद्य सामग्री हैं। क्या है, खाद्य सामग्री को मैं लिखता हूँ के से। ठीक है। अब कह रहे सभी गीजर खाद्य सामग्री हैं, जितने भी गीजर हैं वो भी खाद्य सामग्री है, यानी कि खाद्य सामग्री के अंदर जो है आपको क्या आएगा, यहाँ पे जो है कार भी आएगा और गीजर भी आएगा। ठीक है। ये दोनों के दोनों किसके अंदर आएंगे, तो खाद्य सामग्री के अंदर आ जाएगा। अब देखिए कुछ कारें गीजर है, कार और गीजर में कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं है, ये दोनों के दोनों अलग हैं। कुछ गीजर कारें हैं, गीजर का कुछ हिस्सा कार है, तो गीजर और कार बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं। तो भाई साहब यहाँ पे इसमें तो कोई ही संबंध नहीं होगा, तो दोनों ही निष्कर्ष गलत है, न तो एक और न तो दो पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हैं। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे। अगर आपको ये डेली क्लास करना है तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली आप लोगों से इसी टाइम पे मिलते रहेंगे, बिल्कुल फ्री क्लासेज के साथ और पूरे के पूरे सब्जेक्ट के साथ आप लोगों को साथ मिलेंगे। ठीक है। साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस पूरा का पूरा सिलेबस आपको 100/100 करा के देंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।